चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु। शिक्षा सेतु के इस लेक्चर में आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा सेतु के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और आपको केकेजी क्लासेस के ऐप पे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो शुरू हो रहा है आज से कक्षा 12वीं की भूगोल, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें, आर्ट्स वाले जो भी स्टूडेंट है वो शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस पर पूरे आर्ट्स का क्लास दी जाएगी। शाम को डेली 6 बजे क्लास चलता है, ध्यान रहे। ठीक है, आज सबसे पहला चैप्टर मानव भूगोल का एक चैप्टर प्राकृतिक और यहाँ पे विषय क्षेत्र हम देखेंगे। इस चैप्टर का जितने लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर है, जो हमारा चैप्टर 1 है मानव भूगोल प्राकृतिक और विषय क्षेत्र, इस चैप्टर का जितने लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय, लघु मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन, दीर्घ मतलब 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सब देखेंगे। अगर आप 70 में 70 अगर करना चाहते हो, क्योंकि इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है ना, ज्योग्राफी में, तो आपको 70 में 70 अगर करना है तो आपको शिक्षा सेतु ध्यान में रहना चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल सटीक भाषा में आपको समझा देंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि निश्चयवाद होता क्या है। और निश्चयवाद ऑलरेडी 2013 और 2000 आपको 16 के एग्जाम में पूछा गया है कि निश्चयवाद है क्या। ठीक है, तो निश्चयवाद की बात करें तो निश्चयवाद एक प्रकार की विचारधारा है। क्या है? एक प्रकार की विचारधारा है। तो निश्चयवाद क्या एक प्रकार की विचारधारा है, जिसके यहाँ पे जिसके मुताबिक, मतलब जिसके मुताबिक मनुष्य के सभी काम पर्यावरण से पर्यावरण से नियंत्रित होते हैं। यानी कि मनुष्य का जो भी काम है वह पर्यावरण प्राकृतिक नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, प्राकृतिक से नियंत्रित होता है। सिंपल समझ लो, आप काम करने जा रहे हो, कुछ धान रोपने जा रहे हो, एकाएक धूप निकल गया, बारिश होवे नहीं किया, तो धान रोप पाओगे क्या? नहीं रोप पाओगे। गेहूं बोने जा रहे हो, ठीक है, चाहे कुछ ऐसे जैसे कोई चीज का खेती करने जा रहे हो, कुछ भी, जैसे कि कोई भी काम करने जा रहे हो, जैसे कि बाहर आपको निकलना है, बाहर आपको माटी ढोना है, एकाएक बारिश होने लगे, तो क्या माटी धो पाओगे? नहीं धो पाओगे। यानी कि प्राकृतिक नियंत्रित करता है। तो ये कहता है निश्चयवाद एक विचारधारा है। क्या विचारधारा है? जिसके मुताबिक, जिसके फल स्वरूप क्या है, मनुष्य के सभी काम, मनुष्य के जितना काम है वह प्राकृतिक नियंत्रित करते हैं, प्राकृतिक उसको चलाते हैं, नियंत्रित करता है, पर्यावरण से नियंत्रित होता है। पर्यावरण मतलब प्राकृतिक, ठीक है, जिससे पर्यावरणीय निश्चयवाद या भूगोल निश्चयवाद भी कहते हैं। अब हो सकता है कि निश्चयवाद को हम पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कह सकते हैं या भूगोल निश्चयवाद भी कह सकते हैं। तो निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद एक प्रकार की विचारधारा है, जिसके फल स्वरूप, जिसके मुताबिक मानव के सभी काम पर्यावरण नियंत्रित करते हैं, पर्यावरण नियंत्रित करते हैं, और इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद या भूगोल निश्चयवाद भी कहते हैं। 2 लाइन का परिभाषा है भाई, बहुत ईजी है। और सभी कोर्स आ चुका है मात्र 399 में। भैया जी फुल कोर्स प्राप्त कर सकते हैं 399 में। इसमें आपको पूरे लाइव क्लासेस, ठीक है ना, पूरे आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, डाउट सेशन होंगे, यानी कि ऑल विषय के पूरे क्लासेस दी जाएगी। साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर के साथ आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। पूरे तैयारी आपको मात्र 399 में ऑल विषय का होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको नीचे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर सकते हो, 9117823062। ठीक है, और पूरे आप आर्ट्स के क्लास तैयारी कर सकते हैं, क्लास 12 आर्ट्स वाले का, और 450 की मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 450 प्लस कोई नहीं छीनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन है मानव भूगोल के यहाँ पे कुछ उप क्षेत्रों का नाम लिखिए। मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से, इसकी बात करते हैं। ऐसे उप क्षेत्र तो बहुत सारा है, तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र बहुत सारा है, कुछ ये रहे। सबसे पहले सांस्कृतिक भूगोल, तो मैं आप पॉइंट देकर भी लिख सकते हैं, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ठीक है ना, आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा। राजनीतिक भूगोल 5, उसके बाद बस्ती भूगोल 6, उसके बाद स्वस्थ मतलब मेडिकल क्षेत्र की बात करते हैं, स्वस्थ एवं चिकित्सा भूगोल
क्या हो जाएगा 7। उसके बाद सामाजिक भूगोल, ठीक है ना, सामाजिक भूगोल 8, ठीक है कि नहीं 8। उसके बाद यहाँ पे परिवहन भूगोल 9 और शहरी भूगोल 10। अरे भाई 5 को भी लिख दोगे ना इसमें से पूरा नंबर मिल जाएगा। तो सिंपल है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों का नाम लिखे तो आराम से 5 को लिख देते हो। सांस्कृतिक भूगोल, मानव भूगोल, उसके बाद यहाँ पे सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, बस्ती भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ठीक है, परिवहन भूगोल। इस प्रकार से आप 5 को लिख दो ना, 10 को आप बताए सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, जनसंख्या, राजनीतिक, बस्ती, चिकित्सा, सामाजिक भूगोल, यहाँ पे सामाजिक भूगोल, परिवहन भूगोल, शहरी भूगोल। तो आप 5 को लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, उसके बाद सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, उसके बाद शहरी भूगोल, उसके बाद आप मानव भूगोल, उसके बाद आप बस्ती भूगोल, उसके बाद चिकित्सा भूगोल, ऐसी 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऐसे 2020 के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे यहाँ जो इतना इजी तरीके से आपको समझा के मिल जाएगा ना, क्योंकि परिभाषा भाई चुटकियों में याद होता है, में नहीं होता है। क्योंकि आप देखो ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, समय का बर्बादी करते हो, आने जाने में, ऊपर से पैसा देखो भाई, मंथली 1000 रुपया भी लगेगा तो 12 महीना के 12,000 हो गया। उसके बाद आपको बुक खरीदवाएगा, कहोगे भाई बुक खरीदो। उसके बाद आपको गैस खरीदवाएगा, ठीक है ना, गैस खरीदवाएगा। उसके बाद आपको क्या खरीदवाएगा, कहेगा क्वेश्चन बैंक खरीद लो, PYQ कर लो, PYQ खरीद लो, यानी कि क्वेश्चन बैंक, फिर मॉडल सेट, ये सब आपको कुछ नहीं खरीदना है भाई। सब चीज का तैयारी पूरा यहां से हो जाएगा मात्र 399 में। ऐसे आपको शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पर तो पढ़ाई होगा ही, अगर आप ये कोर्स भी ज्वाइन कर लेते तो आप सोना पर सुहागा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, भैया ये 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछ दिया कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो चलो मानव भूगोल को समझते हैं। तो मानव भूगोल क्या, भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। मानव भूगोल जो है भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, यानी कि जो ज्योग्राफी है, जो ह्यूमन, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, आप ह्यूमन ज्योग्राफी एक मुख्य शाखा है, भूगोल की ज्योग्राफी की एक मुख्य शाखा है, पार्ट है। ठीक है, तो मानव भूगोल जो है भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। यह मानव और उसके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करता है। और यह जो मानव भूगोल है, यह मानव और पर्यावरण, जैसे कि मानव और पर्यावरण, ठीक है ना, मानव, मानव प्लस पर्यावरण, ठीक है ना, मानव और पर्यावरण के बीच क्या कहा, पर्यावरण, पर्यावरण के बीच संबंध को दर्शाता है। इसके बीच संबंध क्या है, इस संबंध को दर्शाता है। तो मानव भूगोल क्या है, भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मानव और क्या कहा, मानव और पर्यावरण, मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को व्यक्त की जाती है या संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव और प्राकृतिक, मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल में मानव के वर्तमान समय से लेकर प्राचीन काल तक पूरे मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये कहता है कि मानव भूगोल में मानव की उत्पत्ति से लेकर मानव की कैसे उत्पत्ति हुई, पहले कुछ ऐसा था, छोटी चाके था, उसका बंदर बन गया, पूंछ हो गया, कुछ 4 पैर पर चलता था, कुछ पहले चिंपांजी जो होता है, जब भालू का चिंपांजी तो होता है ना, चिंपांजी की तरह चलता था, उसके बाद बंदर की तरह चलने लगा, उसके बाद खड़ा हो गया, उसका पूंछ कट गया, इस तरह से फिर सीधा हो गया। इस तरह से तो मानव के उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय जो अभी चल रहा है, इसके पूरे बारे में अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। तो मानव भूगोल भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल में मानव की उत्पत्ति एवं उसकी वर्तमान समय का अध्ययन किया जाता है या वर्तमान समय तक के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसको मानव भूगोल कहते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप देखो, सबसे पहला बात बहुत अच्छा मैं बताता हूं, कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग करने जाओगे, कहीं भी जाते हो, तो उसमें आपको घाटा फायदा क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले घाटा यह होता है कि आपकी समय आने जाने में, तैयार होने में, आने जाने में कम से कम 2 घंटा,
2 घंटा बर्बाद है, ठीक है। उसके बाद ये बर्बाद हो गया, तो आपको घर पे ये 2 घंटा पढ़ लेना है, और जो समय बचेगा आप अलग काम में कुछ मदद करो, तो कुछ तैयारी करो, आप और चीज का तैयारी करो, और चाहे और बेहतरीन कर सकते हो। और युवा बात वही है, और वहां पे जाओगे तो क्या होता है, इन्ने हल्ला गोला, इन्ने हल्ला गोला, इन्ने कुछ हो ही रहता है कि नहीं। तो आप घर बैठे तैयारी करो, और ऊपर के बाद सेकेंड बात, पैसा, हर मंथली आपको पैसा देना पड़ेगा, बुक खरीदना होगा, गैस खरीदना होगा, और इतना बेहतरीन लिखा हुआ पढ़ाएगा भी नहीं। खैर वो आप पे डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे 399 दोगे ना, ऑल विषय की फुल तैयारी हो जाएगा, पूरा घर बैठे बैठे, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि निश्चयवाद एवं सम्यवाद, आप पे संभववाद, निश्चयवाद एवं संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। ऐसे संभववाद हमको 5 नंबर में देखने को मिलेगा, संभववाद क्या है, ठीक है ना। संभववाद के बारे में हम जानेंगे, और ये बहुत अच्छा सा है, 5 नंबर में देखने को मिलेगा, आगे पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहे। तो निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले निश्चयवाद, तो निश्चयवाद के मुताबिक मनुष्य की हर गतिविधि पर्यावरण से नियंत्रित होता है, बात सही है। निश्चयवाद क्या है, मैंने जस्ट बताया, निश्चयवाद वह विचारधारा है जिससे मानव की हर गतिविधि पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित की जाती है, पर्यावरण के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है, नियंत्रित की जाती है। जबकि संभववाद की बात करें, संभववाद के मुताबिक मनुष्य अपने पर्यावरण में बदलाव कर सकता है। यानी कि संभववाद एक ऐसा है जो अपने पर्यावरण के अनुसार तो नहीं, अपने इति में बदल भी सकता है, बदलाव भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे संभववाद के मुताबिक मनुष्य अपने पर्यावरण में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन निश्चयवाद में बदलाव नहीं कर सकता। अगला पॉइंट देखिए, निश्चयवाद के मुताबिक मनुष्य का एक क्या है, निष्क्रिय कारक है। निश्चयवाद के मुताबिक मनुष्य एक निष्क्रिय कारक है। क्या है, निष्क्रिय कारक। किसके मुताबिक, तो हम निश्चयवाद की बात करते हैं। और संभववाद की बात करें, संभववाद के मुताबिक मनुष्य अपने अपने पर्यावरण में बदलने के लिए आप सक्षम है, बदलने के लिए सक्षम है। ये चीज समझिए, निश्चयवाद के मुताबिक जो है मनुष्य एक क्या है, एक प्रकार का निष्क्रिय कारक है, मतलब ये कुछ अपने से नहीं कर सकता, निष्क्रिय कारक है। ठीक है, जबकि संभववाद के मुताबिक मनुष्य अपने पर्यावरण को बदलने में सक्षम है, यानी कि वो बदल सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, तीसरा का पॉइंट देखो कि निश्चयवाद के मुताबिक मनुष्य पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं, और निश्चयवाद के मुताबिक जो है कि मनुष्य जो है, मानव जो है, पर्यावरण हमारा एटमॉस्फेयर है, तो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। जबकि संभववाद में क्या है, संभववाद के मुताबिक मनुष्य प्राकृतिक की संभावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है। यानी कि जो संभववाद है, इसमें अगर आप मनुष्य चाहे तो क्या कर सकता है, अपने फायदे के लिए इसका उपयोग कर सकता है, इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है, लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। 3 नंबर, यह आपके संभववाद और निश्चयवाद के बीच अंतर। ऐसे निश्चयवाद क्या, मैं पहले नंबर क्वेश्चन में ही पढ़ा दिया था, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। निश्चयवाद क्या है, तो निश्चयवाद के मुताबिक मनुष्य के हर गतिविधि पर पर्यावरण नियंत्रण करता है। जबकि संभववाद की बात करें, संभववाद के मुताबिक जो है मनुष्य अपने पर्यावरण में बदलाव कर सकता है। निश्चयवाद के मुताबिक अगला पॉइंट, मनुष्य एक क्या है, निष्क्रिय कारक है। जबकि संभववाद के मुताबिक मनुष्य अपने पर्यावरण में बदलाव कर सकता है। ठीक है ना, बदलाव करने में सक्षम है। निश्चयवाद के मुताबिक मनुष्य पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित है। निश्चयवाद के मुताबिक क्या है, मनुष्य जो है पर्यावरण, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसको प्रभावित करने आप एक क्या है, निश्चयवाद पर्यावरण के कारक को प्रभावित कर सकता है या प्रभावित होता है। जबकि यहाँ पे संभववाद की बात करते हैं, तो संभववाद में क्या होता है, मनुष्य प्राकृतिक यहाँ पे संभावनाओं एवं इस संभावनाओं का उपयोग, इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया है कि आर्थिक क्षेत्र का 2 मुख्य उपक्षेत्र कौन है। तो आर्थिक क्षेत्र का 2 मुख्य उपक्षेत्र है, संसाधन भूगोल और यहाँ पे कृषि भूगोल। यही तो हो सकता है, मेन तो कृषि और संसाधन ही है। तो संसाधन में क्या है, संसाधन
भूगोल में विभिन्न प्रकार के खनिज और मानवीय संसाधनों का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर पर की जाती है, जैसे कि कोयला, लोहा अयस्क, जल संसाधन आदि। तो देखो संसाधन अयस्क बहुत ईजी है भैया। तो संसाधन अयस्क में क्या होता है, संसाधन भूगोल में यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज, यानी कि विभिन्न प्रकार के खनिज, जैसे कि मानवीय, यहाँ पे मानवीय संसाधन का अध्ययन, विभिन्न प्रकार के खनिज और मानवीय संसाधनों का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर पर की जाती है, जैसे कि कोयला हुआ, लोहा अयस्क हुआ, जल संसाधन हुआ, ये इसके लिए क्या है, संसाधन भूगोल के अंतर्गत आता है। अगला हमारा है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि के विभिन्न प्रकार और फसलों का यहाँ पे सस्याग्रहणता, याद रखना, सस्यागहनता का अध्ययन किया जाता है। याद रखना कृषि भूगोल क्या है, कृषि भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार कृषि के विभिन्न प्रकार और यहाँ पे फसलों के सस्यागहनता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। विभिन्न फसलों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आदि इसका अध्ययन किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से समझने के प्रयास करना, संसाधन भूगोल क्या है। क्वेश्चन कहा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के दो मूलभूत क्षेत्रों का नाम लिखिए। सबसे पहले संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज एवं उसके मानवीय संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि कोयला हो गया, लोहा अयस्क हो गया, जल अयस्क हो गया, जल हो गया, ऐसे। और कृषि के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, कृषि भूगोल। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि के विभिन्न प्रकार और फसल के सस्य गहनता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के फसलों में प्रमुख उपक्षेत्र आदि, इसका बेसिकली अध्ययन कर सकते हैं संसाधन भूगोल और कृषि भूगोल में। यह बेसिकली आर्थिक भूगोल का दो मूलभूत शाखाएं हैं या उपक्षेत्र है, जो ऑलरेडी 2023 के एग्जाम में पूछ चुका है। अगला हमारा इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि देखो भूगोल में आपको टोटल 20 को चैप्टर पढ़ना है। कितने, 20 चैप्टर, 20 से 22 चैप्टर, एक दो नहीं है, 22 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और इसलिए हर चैप्टर से अगर 5 क्वेश्चन भी लेते हो तो भाई बहुत चेक हो जाता है, बहुत क्वेश्चन हो जाता है। तो हम उतना ही क्वेश्चन को लिए हैं जिससे आपका पूरा काम भी चल जाए, एक क्वेश्चन भी ना छूटे। ऐसे भाई किसी भी चैप्टर को बनाओ तो हजारों क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हमारा मकसद रहता है, देखो हर चैप्टर से 8-9 क्वेश्चन लघुत्तरीय, 2-3 दीर्घोत्तरीय पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। क्योंकि आपको 22 चैप्टर से हर चैप्टर से 1-2 दीर्घोत्तरीय पढ़िएगा तो कम से कम 50 को दीर्घोत्तरीय हो जाएगा। मान लीजिए किसी में 1 होगा, किसी में 5 होगा, है कि नहीं, तो यह डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर आता है इस चैप्टर का, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आता है कि यहाँ पे संभववाद की संकल्पना, यहाँ पे संभववाद की यहाँ पे संकल्पना का परिचय दे या परीक्षण करें। यहाँ पे संभववाद की संकल्पना का परीक्षण करें, और ये क्वेश्चन 2015 के लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले संभववाद क्या है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसके विभिन्न मुख्य बातें हैं जो उसको लिखेंगे। सबसे पहले संभववाद भूगोल की एक दृष्टिकोण है, जो मानव के सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। यानी कि संभववाद क्या, संभववाद एक प्रकार का दृष्टिकोण है, कहता ना, इसके दृष्टि से हो सकता है कि मेरे दृष्टि से कुछ अलग नजर आता है, कोई दूसरे की दृष्टि से। उसी तरह से संभववाद भूगोल की एक दृष्टिकोण है जो मानव की सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है, जो अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है। मैंने पहले ही बताया कि संभववाद जो होता है अपने पर्यावरण में वो परिवर्तन करने में सक्षम होता है, वो परिवर्तन कर सकता है, ठीक है ना। और प्राकृतिक के संभावनाओं को उपयोग अपने लाभ हेतु कर सकता है। जब अंतर प्रहार आए थे तो उसी में बताए थे कि संभववाद में क्या होता है, अपने फायदे हेतु मनुष्य उसको क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है, लेकिन निश्चयवाद में ऐसा नहीं कर सकता। वही कहा, संभववाद भूगोल जो है, संभववाद भूगोल की एक दृष्टिकोण है जो मानव की सक्रिय शक्ति के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना, जो अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है और प्राकृतिक संभावनाओं का उपयोग अपने लाभ हेतु कर सकता है। ये बस के लिए क्या है, संभववाद है। उसकी कुछ और विशेषताएं हैं। तो संभववाद की कुछ या मुख्य बातें निम्नलिखित है।
जो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने इस तरह से आता है, प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता है। यानी कि याद रखना, ये संभवात जो है इसमें मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक पर्यावरण जो है मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता है, कौन? संभववाद, लेकिन निश्चयवाद करता है, ठीक है। अगला है पर्यावरण मनुष्य के सामने कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण इनमें निष्क्रिय, यहाँ पे क्या है, निष्क्रिय है और मनुष्य सक्रिय है, मनुष्य उसके लिए सक्रिय है, ठीक है। अगला है मनुष्य अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं और तकनीकी ज्ञान के विकास के आधार पर पर्यावरण द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं का अपने अपने सुविधा अनुसार उपयोग कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, यानी अपने लाभ हेतु इसका उपयोग कर सकता है। तो यह 5वां नंबर क्वेश्चन था, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 का। ऐसे इस चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन ही था। ऐसे 4-5 क्वेश्चन और बन सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, ठीक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ही था। जो आपको नॉर्मली पढ़ लो इतना काफी है। ऐसे पढ़ाने के लिए हम सब पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहे। मेरा मकसद यह है कि पहले हम उतना जरूर पढ़ा दें जिससे आपका 70 में 70 उठ जाए नंबर, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक बचेगा अलग से पढ़ा देंगे आपके नॉलेज के लिए। लेकिन मेन मकसद आपका ये रहा पहले कि 70 में 70 कैसे उठाना है, ठीक है, या इस पर डिपेंड करता है। तो हर चैप्टर का हम उतना एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जिससे आपका क्वेश्चन बाहर जाए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए आपको हम अलग से पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहना, ठीक है ना। जब पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे 2-3 महीना में, तो हम प्रयास करेंगे तो उसको भी क्लियर कर देंगे, क्योंकि आपका नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सबका पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, कोर्स ज्वाइन करना, ज्वाइन कर लेना। 399 लग रहा है, मात्र एक बार लगेगा पूरा 1 साल का ऑल विषय का। भैया आप उतना देने में खिचखिचाओगे तो हो गया छुट्टी, ठीक है ना। तो आप देखो ऐसे बर्बाद कर दोगे, लेकिन पढ़ाई के बाद आता है तो आप पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हो। खैर चलो ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।